दोस्तों इस वीडियो में हम एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे। यानी इस वीडियो में ये जो दो बेसिकली अकाउंट्स है ना, यानी पेमेंट बैंक्स की कैटेगरी में यही दो अकाउंट्स सबसे शानदार है। फिर सवाल आता है कि इन दोनों में से कौन से वाला अकाउंट ज्यादा बेटर है। तो इस वीडियो में हम दोनों को अच्छे से कंपेयर करेंगे। एक चीज और है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस जो अकाउंट है वो ज्यादा उनको लगे कि यूजफुल है। कुछ लोगों को हो सकता है कि जियो पेमेंट बैंक वाला जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, कुछ लोगों को ये वाला अकाउंट ज्यादा यूजफुल लग सकता है। तो जो भी अकाउंट आपको यूजफुल लगे, फिर कुछ लोग कहेंगे कि अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो भी समझा दो। देखो इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, इस वीडियो में तो मैं दोनों अकाउंट्स को कंपेयर ही करूंगा बस, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों का अकाउंट ओपनिंग पूरा प्रोसेस इस वीडियो में जोड़ देता फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पे मैंने अलग अलग वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इस वीडियो में पहले तो आप ये समझो कि आपके लिए कौन सा अकाउंट ज्यादा बेटर है। मान लो आपने पूरा वीडियो देखा, आपको समझ आ गया कि आपके लिए जो, मान लो कोई कहता है मेरे को एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट अच्छा लग रहा है, तो ये वाला वीडियो आपको दिख रहा है। ये वीडियो पूरा एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस समझा रखा है। वीडियो के बाद ये वीडियो देख लेना। अगर आपको लगता है कि जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस मेरे को चाहिए तो फिर ये वीडियो देख लेना। इसमें जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस समझा रखा है। शुरू का कुछ कुछ पार्ट काट देना, जहां से अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू है वहां से फिर ये वाले वीडियोस देख लेना। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आप ये कहानी समझो, एक तरफ एयरटेल पेमेंट बैंक है, एक तरफ जियो पेमेंट बैंक है। दोनों ही आपके जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, यानी कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई चक्कर नहीं है। अब सबसे पहले कहानी शुरू करें तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये एग्जैक्टली पेमेंट बैंक्स होते क्या है। लोग कहेंगे हमने तो ये सुना था सरकारी बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, बट ये पेमेंट बैंक क्या होते हैं। देखो आज हमारे देश में टोटल 12 सरकारी बैंक है जी। 12 सरकारी बैंक में मेन प्लेयर्स कौन से हैं, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, है ना। तो ऐसे करके हमारे देश में टोटल 12 सरकारी बैंक है। हमारे देश में आज की डेट में टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे आपके आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही हमारे देश में टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे करके टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ऐसे ही हमारे देश में अभी तक तो कुछ टाइम पहले तक तो 6 पेमेंट बैंक्स थे। लेकिन आपको पता है कि ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया, तो अब ये इस पे कांटा लग चुका है। तो हमारे देश में, एक सेकेंड, तो आज की डेट में हमारे देश में बचते हैं आप टोटल 5 पेमेंट बैंक, जिनमें सबसे पुराना पेमेंट बैंक कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। अच्छा, टक्कर किन के बीच में चल रही है, या तो तीन पकड़ लो, ठीक है। या तो एयरटेल पेमेंट बैंक के बीच में चलती है, या जियो पेमेंट बैंक के बीच में चलती है, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो आपका डाकघर है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये आपका जो डाकघर में खाते खुलते हैं ये भी आप खुलवा सकते हो, ठीक है। या तो एयरटेल पेमेंट बैंक खोल सकते हो, जियो पेमेंट बैंक खोल सकते हो, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खोल सकते हो। अब सवाल आता है कि पेमेंट बैंक्स को आरबीआई लेके क्यों आया भाई, इसका फायदा क्या है। देखो इसका फायदा उन लोगों को है जो दूर दराज गांवों के अंदर रहते हैं, ठीक है। पहली चीज तो मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, ठीक है। ये वीडियो मैं इसीलिए ही बना रहा हूं। होता क्या है कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं वो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। वीडियो में आएंगे, टाइटल लिख देंगे बड़ा बड़ा, एयरटेल पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट। चलो आप वीडियो में आ गए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, स्टार्टिंग में कोई डिस्कशन नहीं, क्या फीचर है क्या कुछ नहीं है, सीधा एयरटेल पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट। व्यूअर देखता है, वो कहता है यार जीरो बैलेंस अकाउंट है, चलो खोल लेते हैं, क्या दिक्कत है, जीरो बैलेंस ही तो अकाउंट है। अच्छा, जो क्रिएटर होता है वो आता है सीधा बोलता है कि ये प्रोसेस मैंने बता दिया है, स्टार्ट कर देगा, देखो इस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करो, ये डिटेल डालो, वो डिटेल डालो, है ना, आपकी केवाईसी हो जाएगी और लो जी आपका जो है अकाउंट खुल गया। अब उसको कोई फीचर नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता व्यूअर को कि उसके काम का है कि नहीं है, बस वो अकाउंट खोल के बैठ जाता है। देखो पेमेंट बैंक्स जो होते हैं ना, मोटी कहानी ये है, पेमेंट बैंक उनके काम के हैं जो दूर दराज गांव में रहते हैं। आरबीआई भी पेमेंट बैंक्स को इसलिए लाया था ताकि भारत के अंदर बैंकिंग इंक्लूजन को बढ़ाया जा सके। समझ गए बात को। अब मान लो अगर कोई शहर में रहता है, जैसे मैं चंडीगढ़ रहता हूं, तो मेरे तो घर के आसपास ही हर एक बैंक की ब्रांचेस हैं। दूसरे सेक्टर में चला जाऊंगा फिर वही बैंक है, यानी आप समझ रहे हो इतने सारे बैंक हैं। मैं पेमेंट बैंक का क्या करूंगा, समझ रहे हो। जब मेरे घर के आसपास ही इतने सारे बैंक्स हैं तो मैं उनके अंदर अकाउंट खोलूंगा, मेरी मर्जी में आईसीआईसीआई में खोलूं, एचडीएफसी में खोलूं, कोटक में खोलूं, एसबीआई में खोलूं, पीएनबी में खोलूं, मेरी मर्जी, इतने सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। मैं पेमेंट बैंक्स क्यों चूज करूंगा।
पेमेंट बैंक्स वहां कामयाब है जहां पे बैंकिंग अभी तक पहुंची ही नहीं है। समझ गए? जैसे मान लो ये एक गांव है, इस गांव में कोई भी सरकारी बैंक की ब्रांच भी नहीं है, ना प्राइवेट, कोई बैंक ही नहीं है। इस गांव से 10 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है, उस गांव के अंदर एक सरकारी बैंक की ब्रांच है। ठीक है, वो मान लो वहां पे एसबीआई की ब्रांच है। अब बेसिकली ये जो इंसान है, ये जो इंसान गांव में रहता है, इसको कुछ भी बैंकिंग का काम होता था तो वो 10 किलोमीटर दूर उसको जाना होता था। तो ऐसे लोगों के लिए ये पेमेंट बैंक्स जो है काम के बैंक है। क्यों? पेमेंट बैंक का कंसेप्ट क्या है? जैसे मान लो आपको एसबीआई की ब्रांच है, एसबीआई की ब्रांच खोलने के लिए आपको प्रॉपर बैंक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, है ना। आईसीआईसीआई की ब्रांच खोलनी है तो आपको प्रॉपर बैंक बनाना पड़ेगा। जो आपका ये है पेमेंट बैंक है, ये खोलने के लिए जैसे मान लो ये क्या करेंगे, कोई भी आपके गांव में किराने वाला है या आपके गांव में कोई सिम बेच रहा है, ठीक है, उसी को ही अपना बैंकिंग पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, उसी को ही बोल देंगे कि बेसिकली उसको एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम वाली मशीन दे देंगे। कोई भी आएगा, अंगूठा लगाएगा, कैश निकाल लेगा, कैश जमा कर लेगा। एक मशीन दे देंगे जिसमें एटीएम कार्ड स्वाइप हो जाता है, वहीं से ही कैश विड्रॉ हो जाएगा, कैश जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पेमेंट बैंक्स खुल जाते हैं। यानी दुकान कोई भी होगी गांव के अंदर, वहां से आपका जो है ये पेमेंट बैंक फंक्शनल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ठीक है कि गांव गांव में कोई सेटअप भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, और जो है बैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई शहर में रहता है, उसके काम का थोड़ी ना ये पेमेंट बैंक। समझ गए मेरी बात को? अब एक चीज और, पेमेंट बैंक की लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे मान लो आप एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनके अंदर अकाउंट्स जब खोलते हो तो इसकी कोई लिमिटेशन थोड़ी है। आपका मन करे 1000 रुपए जमा करो, आपका मन करे 10 लाख जमा करो, आपका मन करे 10 करोड़ जमा करो, आपका मन करे क्रेडिट कार्ड इशू करवा लो अगर सिबिल ठीक है तो, आपका मन करे तो उसमें एफडी कर लो, आपका मन करे तो वहां से लोन ले लो। ऐसे बैंकिंग काम करती है। लेकिन जो ये पेमेंट बैंक होते हैं, ये पेमेंट बैंक कहते हैं कि बेसिकली आरबीआई को एक डर है कि कल को ये बैंक डूब वूब ना जाए, तो आरबीआई कहता है कि इन बैंक्स के अंदर कोई भी कस्टमर 2 लाख रुपए से ऊपर बैलेंस नहीं रख सकता। मान लो आप पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलते हो, 2 लाख रुपए से ऊपर आप बैलेंस नहीं रख सकते। पेमेंट बैंक के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट भी नहीं करवा सकते। पेमेंट बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते, और पेमेंट बैंक्स आपको लोन भी नहीं दे सकते। ये लिमिटेशन होती है पेमेंट बैंक्स की। समझ गए? तो अब आप सोचो, अगर कोई शहर में रहता है, ठीक है, तो वो आंख बंद करके चुपचाप से किसी सरकारी या किसी अच्छे से प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोल लो ना। समझ गए? इतनी लिमिटेशन के साथ बिना कुछ जाने सिर्फ वीडियो देख करके अकाउंट खोलना जरूरी है क्या? समझ के बात को? ये लिमिटेशन होती है। आप समझ गए किन के काम का है, किन के काम का नहीं है। जो गांव में रहता है उसके गांव में कोई बैंक की ब्रांच नहीं है, वो खोल लो। ठीक है, जो शहरों में रहता है उनके काम का ही नहीं है। चलो, अब इसके बाद दोनों के बीच में फर्क भी समझ लो, ये आपकी नॉलेज और भी बढ़ाएगा। देखो, एक तरफ एयरटेल पेमेंट बैंक है, दूसरी तरफ जियो पेमेंट बैंक है। पहला, दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलते हो ना, तो 59 रुपीज का आपको चार्ज लगता है अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, वहीं जियो पेमेंट बैंक में ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लगता। फिर एक और लगता है एनुअल कह रहा हूं, क्वार्टरली मेंटेनेंस चार्ज, इसको क्वार्टर चार्ज बोलते हैं। ये क्या होता है कि मान लो आपने अकाउंट खोल लिया, एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल लिया, हर 3 महीने में ये 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी यानी 59 रुपीज का आपको चार्ज लगेगा। ये हर 3 महीने बाद आपको लगता रहेगा। जैसे ही 3 महीने पूरे हुए, क्वार्टर खत्म हुआ, चार्ज, फिर 3 महीने खत्म हुए, फिर 59 रुपीज का चार्ज। ये जब तक आपके पास खाता है तब तक लगता रहेगा। क्या फायदा? कौन सा बैंक लगाता है ये वाला चार्ज? नहीं लगाता ना। ऐसे ही जियो पेमेंट बैंक कहता है ये 25 रुपए प्लस 18% जीएसटी, ठीक है, ये भी चार्ज आपके ऊपर हर 3 महीने में लगता रहेगा। तो क्या फायदा इस चीज का? अच्छा, इंटरेस्ट रेट। अब एयरटेल पेमेंट बैंक बड़ा बड़ा लिखता है कि हम जो है सेविंग्स अकाउंट पे 6.5% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। ऐसा एक्चुअल में थोड़ी ना है। देखो, 2 लाख रुपए से ज्यादा आप बैलेंस रख नहीं सकते पेमेंट बैंक में। 2 लाख में से मान लो आप किसी ने 2 लाख ही रखा, शुरू का जो 1 लाख रुपया है उस पर सिर्फ 1.5% ब्याज देगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, एक सेकेंड। शुरू का जो 1 लाख रुपए है उस पर सिर्फ 1.5% ब्याज देगा। अगला जो 1 लाख रुपए है उसके ऊपर 6.5% ब्याज देगा। मान लो किसी ने 1.5 लाख रुपए रखे, शुरू का 1 लाख उस पर 1.5%, अगले 50,000 रुपए के ऊपर 6.5%। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बोलो कि 6.5% का ही ब्याज मिल रहा है। और कितने लोगों ने 1 लाख रुपए से ऊपर बैलेंस रखना है? लोगों ने पैसा रखना है 10,000, 20,000, 25,000, उस पर मिलेगा सिर्फ 1.5% ब्याज। इससे अच्छा तो एसबीआई में अकाउंट खोल लो, 2.5% का इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा कम से कम सेविंग्स अकाउंट में रखे बैलेंस पर। जियो पेमेंट बैंक की तो और देख लो, ये कहता है कि शुरू का 1 लाख रुपया उस पर तो सिर्फ 0.5% का ब्याज मिलेगा। बताओ यार, सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पे सिर्फ 0.5% का इंटरेस्ट रेट, और बाकी अगला जो 1 लाख है उस पर 4% मिलेगा। बताओ क्या 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 समझदारी है? इससे अच्छा तो एसबीआई में अकाउंट खोलो, 2.5% का ब्याज मिल जाएगा यार। सरकारी बैंक भी है, सेफ्टी भी है, सब कुछ है। नहीं तो प्राइवेट में किसी अच्छे से बैंक में अकाउंट खोल लो। ठीक है, चलो
अब ये मैं बड़ा न्यूट्रल होकर आपके साथ वीडियो बना रहा हूं। देखो, अगर आपको ऐसे ही सेशंस चाहिए कि हाँ न्यूट्रल होकर सारी वीडियो बनाया करो, तो प्लीज सपोर्ट भी क्या करो, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जिन भी आपके दोस्तों को ऐसे अकाउंट्स खुलवाने हैं या जो भी इनके बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके साथ प्लीज शेयर भी किया करो। ठीक है, चलो इसके बाद ठीक है, ये मान लो अब आपने एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना है और आप चाहते हो कि मेरे को डेबिट कार्ड भी चाहिए, ठीक है, एटीएम कार्ड भी चाहिए, और उस एटीएम कार्ड के ऊपर आप कहते हो कि आप ये चाहते हो कि मेरी फोटो भी बनी हुई आए, तो 349 रुपीज की फीस लगती है। आप कहते हो फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए लेकिन उस पर फोटो वोटो मेरी ना आए, तो 299 रुपए के चार्ज है। अच्छा, फिर हर साल अगर आप एटीएम कार्ड लेते हो तो हर साल ये देखो 299 रुपए की फीस हर साल आपको लगती रहेगी एक बार। तो इससे बेटर ये रहता है कि आप वर्चुअल कार्ड ही ले लो। वर्चुअल कार्ड होता है कि आपके फोन के अंदर जब आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करोगे, उसके अंदर ही आपका एटीएम कार्ड दिखने लग जाता है, तो वहीं से एटीएम कार्ड दिखेगा, तो आप बेसिकली उसको वहीं से किसी को पेमेंट करनी है तो वहीं से कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ दिखता है। उसकी फीस है सिर्फ 50 रुपये प्लस जीएसटी, यानी 59 रुपीज़ फीस। तो मैं अगर कोई खोलता है तो वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। ऐसे ही जियो के अंदर जो डेबिट कार्ड की फीस है वो 338 रुपीज़ है। वर्चुअल जो डेबिट कार्ड है वो बेसिकली फ्री है और हर साल 338 रुपीज़ आपको फीस लगेगी। अब आ जाओ एयरटेल पेमेंट बैंक में, ये कहता है कि महीने में कितनी ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगी कि एटीएम कार्ड को किसी बैंक की एटीएम मशीन में जाके कैश निकालने में। ठीक है, तो देखो अब बेसिकली इनके खुद के एटीएम्स तो ना के बराबर है, एक आधे इक्के दुक्के होंगे तो होंगे, बाकी तो जैसे आपको एसबीआई के एटीएम में, आईसीआईसीआई के एटीएम में यहीं जाके ही कैश निकालना पड़ेगा। तो एयरटेल पेमेंट बैंक बोलता है कि 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगी अगर कोई मेट्रो सिटी में ट्रांजेक्शन करता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर वगैरह में। 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगी अगर कोई नॉन मेट्रो सिटी में करता है, जैसे छोटे शहरों में। ठीक है, तो महीने में 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगी। उसके बाद अगर ज्यादा करते हो तो फिर हर ट्रांजेक्शन के लिए 27 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। जियो वाला बोलता है कि 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, पैन इंडिया जहां मर्जी करो, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के लिए 23 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। राइट, अच्छा अब सवाल आता है कि किसका डोमिनेंस ज्यादा है। देखो, एयरटेल पेमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड ज़्यादा है, ठीक है, जियो पेमेंट बैंक अभी फिर भी ग्रोइंग स्टेज पे है। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक की ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा है। ब्रांचेस तो खैर क्या ही हैं, बस दुकानदार पकड़ लो, उसको बैंकिंग पॉइंट बना दो अपना, बस। ठीक है, उसको मशीन दे दो, स्वाइप करने के लिए वो दे दो, कोई भी आएगा कैश जमा कर लेगा, कैश दे देगा उसको वो। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। तो इसको बोलते हैं माइक्रो एटीएम, जिसके अंदर वो एक मशीन होती है, उसमें कार्ड डालते हैं, आपको पैसे जमा करने हैं चाहे निकालने हैं, वो इसको यूज़ करके आप कर सकते हो। इसको बेसिकली माइक्रो एटीएम बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहीं जियो बैंक का जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, और बाकी एक कैश डिपॉजिट चार्ज है। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलते हो और बैंकिंग पॉइंट पे जा करके कैश जमा करते हो तो महीने में 25,000 रुपए तक कैश जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 से लेके 50,000 के बीच में कैश जमा करोगे तो 0.5% की जो है आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, यानी मान लो अगर आपने 50,000 रुपए कैश जमा किया तो इसका 0.5% यानी 250 रुपए की आपको फीस लग जाएगी। बताओ, कैश जमा करने के लिए भी 250 रुपए फीस। अच्छा, अगर 50,000 से भी ज्यादा का कैश जमा करते हो तो 0.75% की फीस लगती है। मान लो अगर आपने 1 लाख रुपए कैश जमा किया तो 750 रुपए की फीस लग जाएगी। ऐसे ही कैश विड्रॉल कहता है, अगर बैंकिंग पॉइंट पे जाके 10,000 रुपए तक कैश विड्रॉ करते हो तब तो फ्री है। 10,000 से ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो 0.65% की फीस है। मान लो 1 लाख रुपए कैश निकालने चले गए तो 0.65% यानी 650 रुपए की आपको फीस लग जाएगी। जियो पेमेंट बैंक कहता है कि इनका कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल डिपेंड करेगा कि आप किस बैंकिंग पॉइंट पे जा रहे हो। हर बैंकिंग पॉइंट की कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। ठीक है भाई, आपकी चॉइस। अगर ये ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है तो दूसरे बैंकिंग पॉइंट पे चले जाओ। अब मान लो किसी गांव में एक ही बैंकिंग पॉइंट है, वो अपनी मर्जी से चार्ज करने लग जाए तो फिर वहां कॉस्ट ज्यादा भी बैठ सकती है, कम भी बैठ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये एक कंपैरिजन था, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। हाँ, ये कंपैरिजन था एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक के बीच में। बाकी ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अगर तो मान लो आपकी रीच में बैंक्स हैं, ठीक है, आप शहरों में रहते हो फिर कोई ज़रूरत नहीं है खास। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, आसपास कोई ब्रांच नहीं है, फिर आप इनकी तरफ जा सकते हो। अब ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अगर किसी को एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना है तो ये वीडियो देख लो, जियो पेमेंट बैंक में खोलना है तो ये वाला वीडियो देख लो। दोनों वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। खैर, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।